सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाज़िर हूँ अपनी अंडरवर्ल्ड की किस्से कहानियों की नई बात लेके आपके सामने एक बार फिर हाज़िर अपने चैनल बलजीत परमार पर यू लेके। पिछले एपिसोड में आपने केटी थापा का किस्सा सुना और उसी एरिया में पूरा जो चब्बूर, घाटकोपर, विखरौली, जोगेश्वरी, बैलरा, खार, अंधेरी, सांता क्रूज, विले पार्ले, इन सब एरियाज़ में डिफरेंट ग्रुप्स के साथ शेट्टी लोगों की बहुत भागीदारी रही है। तो शेट्टी लोगों का थोड़ा सा एक पिछोकड़ मैं आपको बता दूं कि शेट्टी लोगों की मुंबई के अंडरवर्ल्ड में इतनी शिरकत कैसे रही और क्यों रही, इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो उस समय के हालात नहीं समझेंगे, अंडरवर्ल्ड की बातें नहीं समझेंगे, तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि शरद शेट्टी इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया, संतोष शेट्टी इतना आगे कैसे बढ़ा, अशोक शेट्टी कौन था, साधु शेट्टी कौन था, विनोद शेट्टी। तो ये सब लोग जो अंडरवर्ल्ड में जिन लोगों ने अपनी एक नाम बनाया, अपना एक किरदार बनाया, वो कैसे बनाया, उसकी बैकग्राउंड क्या थी। तो जो बात शुरू होती है 80s में, 80s के पहले ही, बल्कि जब मुंबई के डिफरेंट एरियाज़ में दारूबंदी की वजह से बहुत सारे इलीगल दारू बेचने के अड्डे चल रहे थे। उनमें ज़्यादातर जो थे वो शेट्टी लोगों के थे, दारू के धंधे और जुए के धंधे। ओवर द ईयर्स कुछ पैसे कमा के शेट्टी कम्युनिटी ने अपने वो जो इलीगल दारू के अड्डे थे उनको लीगल कर लिया। बियर बार के लाइसेंस बनने शुरू हो गए, परमिट रूम बनने शुरू हो गए, लेकिन उनकी कीमत काफ़ी हुआ करती थी। जो साल में परमिट रूम मिलता था एक रेस्टोरेंट को जहाँ पे लोग बैठ के दारू पी सकते थे, उसकी फ़ीस काफ़ी हैवी होती थी। लेकिन अपने बिज़नेस को लीगलाइज करने के लिए, लीगल तरीके से चलाने के लिए शेट्टी लोगों ने अपने वो जो इलीगल दारू के अड्डे थे उनको तब्दील कर लिया परमिट रूम्स में। आपको याद होगा बहुत सारी दुकानों के बाहर ऐसे दारू के अड्डों के बाहर आपने बड़े शब्दों में लिखा होता था परमिट रूम। उसका मतलब होता था कि इसके पास ये दारू का धंधा करने का, उसका मतलब ये होता था कि इन लोगों के पास लीगल दारू का धंधा करने का परमिट है, मंजूरी है। तो इसी किस्म के सैकड़ों परमिट रूम साउथ मुंबई में ज़्यादा खुले, क्योंकि साउथ मुंबई था वो बिज़नेस सेंटर था मुंबई का, जो वीटी से लेके बैलरा तक जाता था एक तरफ और दूसरी तरफ साइन तक। तो शेट्टी लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया। पैसा कमाने के साथ वो अंडरवर्ल्ड की निगाहों में आने लगे। और उसके पहले जो करीम लाला के टाइम पे जो अंडरवर्ल्ड की हुकूमत चलती थी, उसमें किसी होटल वाले से, दुकान वाले से हफ्ता वसूली नहीं की जाती थी। उसके बाद दाऊद गैंग आया, तो दाऊद गैंग ने कभी किसी से, दारू वालों से, परमिट रूम से हफ्ता वसूली नहीं की। लेकिन जो बाईखाला गैंग था, द एडवेंट ऑफ अरुण गवली, बाबू रेशम, रमा नायक और जो लोकल गैंग थे, कोबरा गैंग, डायमंड गैंग, गुरु साटम का गैंग, तो इन लोगों ने बेसिक धंधा इनका यही था कि हर पैसे वाले दुकानदार से हर महीने एक फिक्स अमाउंट इकट्ठा करना, जो उस ज़माने में लाखों में जाता था। लेकिन कुछ शेट्टी ऐसे थे जो पैसे से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से असर सूख रखते थे। कुछ पॉलिटिक्स में चले गए, कुछ स्टूडेंट लीडरशिप में चले गए। तो उन लोगों ने ये पैसा देने से मना करना शुरू कर दिया। उससे जो अरुण गवली गैंग और बीआरए गैंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी दुश्मनी खड़ी हुई कि उस इलाके में सबसे बड़ा गैंग उस ज़माने में अरुण गवली का ही गैंग था 80s में, और उसके साथ रमा नायक और बाबू रेशम थे। तो इन लोगों को जब शेट्टी लोगों ने पैसा देने से मना किया, इनकी दुश्मनी बढ़ी। और इनके जो उस समय के दो बड़े लीडर हुआ करते थे शेट्टी कम्युनिटी के, दोनों रेस्टोरेंट मालिक थे, एक दयानंद शेट्टी और एक जयंत शेट्टी। तो इन लोगों ने पैसा देने से मना किया और सब शेट्टी लोगों ने, और उसका असर ये हुआ कि जो नॉन शेट्टी जहाँ और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग, महाराष्ट्रियन, पंजाबी, सरदार जी, जो बियर बार चलाते थे, जो परमिट रूम चलाते थे, उन लोगों ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया। तो अरुण गवली के गैंग को ये बात बहुत बुरी लगी
और उसका सबसे एक ट्रैजिक इंसिडेंट जहाँ से शेट्टी समुदाय की अरुण गवली गैंग के साथ दुश्मनी बढ़ी, वो किस्सा अपने आप में बहुत अजीबोगरीब किस्सा है। बाईखला पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास एक दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट है जहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है, और दिल्ली दरबार से सट के एक ओडिपी होटल हुआ करता था। जो मज़ेदार बात यह है कि वो ओडिपी होटल जो शेट्टी चलाते थे, वहाँ पे दारू का धंधा नहीं किया जाता था, वो सिर्फ महज खाने का होटल था। वहाँ पे शराब नहीं पिलाई जाती थी, परमिट रूम का उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था, तो उनसे भी हफ्ता मांगे जाने लगा। वो बुज़ुर्ग आदमी थे, पहले देते रहे, लेकिन जब उनका बेटा, एक ही बेटा था उनका, उसका नाम था श्रीधर, बहुत हैंडसम लड़का, हीरो जैसा लगता था, और वो आदमी सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट कराटे था, यंग लड़का, 21-22 साल का। मैंने जब शेट्टी लोगों से बात की, कम्युनिटी लीडर से, तो सबका ये कहना था कि हमारी पूरी बम्बई की शेट्टी कम्युनिटी में सबसे खूबसूरत हैंडसम लड़का वो श्रीधर था, 22 साल की उम्र। ये 1986 की बात कर रहा हूँ मैं, 1986 की। तो जब शेट्टी के बाप से अरुण गवली के लोग पैसा वैसा मांगने आए हफ्ता वसूली का, तो शेट्टी, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था, श्रीधर जो सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट यंग लड़का, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, उसने उनका टाकरा किया और हफ्ता देने से मना कर दिया। हुआ कुछ ऐसे कि कुछ लोगों ने मिल के 20-25 लोग आए, उसको अटैक करने की कोशिश की, और वो क्योंकि फाइटर था, लेकिन कुछ ना किसी तरीके से उसको दगड़ी चाल में बुला लिया गया कि चलो सेटलमेंट करते हैं, आगे से ऐसी बात नहीं होगी। वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं तो मार्शल आर्ट्स मुझे आती हैं, ये लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे, वो दगड़ी चाल में जाता है। अरुण गवली का जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पे पहले भी बहुत सारे ऐसे केस हो चुके थे जहाँ पे एक्सटॉर्शन के चक्कर में, सेटलमेंट के चक्कर में और आफ्ता वसूली के चक्कर में बहुत सारे लोगों को बुला के पीटा जाता था। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ पे टॉर्चर चैम्बर बनाया गया था जहाँ पे लोगों के रोने चीखने की आवाज़ उस दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। तो वहीं पे ले जाके श्रीधर शेट्टी को बहुत बुरी तरह पीटा गया, उसके ऊपर चाकू चॉपर से वार किए गए और उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी ने कोई एक्शन लिया, और रातों रात श्रीधर शेट्टी की बुरी तरह इंजर्ड बॉडी जो थी, अटैक बॉडी, उसको डेड बॉडी, उसकी लाश, उसको रातों रात ले जाके खरडाला के पास जंगलों में फेंक दिया गया। जब ये बात पूरी शेट्टी बरादरी के पास पहुंची तो उन्होंने ये बहुत बड़ी मीटिंग लिया और ये फैसला किया कि हम लोग आइंदा से इस इलाके में नहीं रहेंगे, अपना धंधा रिलोकेट करेंगे और अरुण गवली और उसके गैंग वालों से कभी कोई वास्ता नहीं रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि हम मिल के श्रीधर शेट्टी के मर्डर का बदला लेंगे। तो ये शेट्टी लोगों ने 1 साल प्लानिंग किया। 1 साल प्लानिंग के बाद, क्योंकि अरुण गवली के दगड़ी चाल में जाके अटैक करना बहुत मुश्किल था लेकिन दूसरे 2 लोग उनकी मार में आते थे। उसमें सबसे बड़ा गाहक जिनको मालूम पड़ा कि बाबू रेशम ने उसको ज़्यादा टॉर्चर किया था, तो उन्होंने बाबू रेशम को निशाना साधा। तो शेट्टी लोगों ने जो महेश ढोलकिया उस समय पे अरुण गवली गैंग के साथ ऑलरेडी जिसकी लड़ाई चल रही थी, इन्होंने ढोलकिया ब्रदर के साथ हाथ मिलाया। शेट्टी बरादरी ने अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो पूल इन किए, पैसा इकट्ठा किया, हथियार खरीदे, और महेश ढोलकिया की लॉजिस्टिक हेल्प के साथ इन लोगों ने एक पूरा अटैक प्लान करके विजय कंजारी अलियास विजय उत्तेकर को यंगस्टर को तैयार किया कि तुम बाबू रेशम को मारोगे। लेकिन बाबू रेशम हाथ में नहीं आ रहा था। उनको मौका मिला, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि अगरीपाड़ा के जो क्राइम ब्रांच का लॉकअप था, उसमें कैसे आधी रात को अटैक करके बाबू रेशम को लॉकअप में मारा गया। वो बदला जो बाबू रेशम का लिया, वो शेट्टी कम्युनिटी ने श्रीधर शेट्टी जैसे नौजवान के बेरहम मर्डर का बदला लिया गया था। और उसके बाद जो दयानंद शेट्टी और उसका जो दोस्त था,
उन्होंने अपने जो रेस्टोरेंट थे बहुत बड़े, वो बंद करके उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर गए। और इस रोल में पूरा जो पिंगारा बार थी, बियर बार, उसके जो मालिक थे जयंत शेट्टी, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था बाबू रेशम को मारने के लिए। तो 87 में 4 मार्च को जब रात को अटैक किया बाबू रेशम पे, तो ये सब के सब लोग अंडरग्राउंड हो गए। अरुण गवली गैंग को मालूम पड़ा कि सबसे ज़्यादा रोल बाबू रेशम को मारने के लिए जयंत शेट्टी, पिंगारा बार के मालिक ने किया है, जो बाईखला के एरिया में ही थी। उसको ढूंढने में लगे और 1 साल के बाद 88 में अरुण गवली गैंग ने जयंत शेट्टी का भी मर्डर करवा दिया। तो इस तरह से शेट्टी कम्युनिटी और गवली गैंग की जो लड़ाई थी वो आगे बढ़ने लगी, और इसी चक्कर में काफ़ी लोगों के और आगे मर्डर हुए। लेकिन एक बात साफ होगी, उसके बाद सब शेट्टी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जोगेश्वरी और चंबूर एरिया को अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन बनाया। वहाँ से इनके जो गैंग लीडर थे, अशोक शेट्टी हुआ, सरोज शेट्टी, अशोक शेट्टी तो बंगलौर से आया, शरद शेट्टी हुआ, संतोष शेट्टी, ये शेट्टी लड़के वहाँ से निकले और अपनी कम्युनिटी के जो इनका जो उनको लगता था कि हमारा राइट है बिज़नेस करना, हमारा हमारा हक है करना, तो उसके लिए इन्होंने अपनी जो लड़ाई थी वो जारी रखी। और विजय कंजारी, जिसने बाबू रेशम को मारा था, उसको कम्युनिटी ने मैंगलोर में 1.5 साल तक प्रोटेक्शन दे के रखी। और उसके बाद उसको जब मालूम पड़ा तो उसका एनकाउंटर जो हुआ वो 1.5 साल के बाद हुआ। लेकिन 1.5 साल तक विजय कंजारी शेट्टी कम्युनिटी की प्रोटेक्शन में रहा। तो ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुनाया कि कल से हम लोग इसी शेट्टी कम्युनिटी से निकले हुए उन बड़े लोगों की बात करेंगे, जिनमें शरद शेट्टी, संतोष शेट्टी और बाकी शेट्टी लोग शामिल हैं। इस तरह आपने देखा कि शेट्टी कम्युनिटी ने एक अपनी यूनिटी बरकरार रखते हुए अरुण गवली जैसे सबसे पावरफुल अंडरवर्ल्ड डॉन से टक्कर लेने की कोशिश की। और आप मानोगे नहीं कि आज तक अरुण गवली गैंग में एक भी शेट्टी ने शिरकत नहीं की। कोई शेट्टी अरुण गवली गैंग में जाके नहीं मिला। बहुत सारे शेट्टी थे वो दाऊद गैंग के साथ या छोटा राजन के साथ या वर्दा राजन के साथ भी एक ज़माने में रहे, लेकिन अरुण गवली के साथ कोई शेट्टी कभी नहीं गया। और वो इस हादसे से श्रीधर शेट्टी के मर्डर के बाद शेट्टी लोगों ने, ये कम्युनिटी ने, इन्होंने सोचा कि जब तक हमारा अपना बेस मजबूत नहीं होगा तो इसी किस्म के हादसे आगे भी हो सकते हैं। तो वही कारण था कि उन्होंने अपने आपस के जो डिफरेंसेस थे वो टेम्परेरीली भूल के सबके सब शेट्टी जो थे वो संतोष शेट्टी और शरद शेट्टी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। और एड़ा गोपाल, जिसको गोपाल शेट्टी को एड़ा गोपाल भी कहते थे, इस किस्म के कुछ जो दादा किस्म के लोग, शूटर किस्म के लोग, वो तैयार हुए। उन्होंने यंगस्टर को आगे तैयार किया कि आगे से अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम रिटेलिएट करेंगे। और वही कारण था कि शरद शेट्टी के होते हुए जब छोटा राजन ने अपना होल्ड था जो वो बढ़ाना शुरू किया, और तो छोटा राजन को जो बैंकॉक में अटैक हुआ वो करवाने में भी शरद शेट्टी का बहुत बड़ा रोल था। वो क्यों था, वो बेसिक जो कहानी थी, जो बेसिक मुद्दा था, वो शेट्टी कम्युनिटी की अपनी रक्षा का, उनके अपना जो उनका जो होल्ड रखना चाहते थे, वो फाइनेंशियल क्लाउड जो रखना चाहते थे, वो एक मेन कारण था। और सब शेट्टियों का जो गॉडफादर था वो शरद शेट्टी बना। और आने वाले कल हम लोग बात करेंगे उसी शरद शेट्टी की, जो एक ज़माने में एक छोटा सा ड्राइवर का काम किया करता था, गाड़ी चलाता था एक दूसरे बड़े शेट्टी की। उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई उसने भवंस कॉलेज में की, और उसके बाद वो कैसे अंडरवर्ल्ड सरगना बना, दाऊद के करीब गया। ये शेट्टी लोगों का किस्सा जारी रखेंगे कल, और आप इंतज़ार करते रहिए आने वाले एपिसोड का। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।